लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है और लाखों लाख लोग तकलीफ में अपने घर पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि अगर हम शुरू के एक्सपर्ट के बारे में जाने जो वो उस समय कह रहे थे। मुझे याद है जिस समय मैं शुरुआत में लॉकडाउन के बारे में चर्चा सुनता था, उस समय देश के एक्सपर्ट ये कहते थे और पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लोग भी ये कहते थे कि लॉकडाउन के बाद इस बीमारी को रोका जा सकता है। कोरोना कोविड-19 महामारी जो आई है उसको रोका जाएगा, रुक जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी इसको रुकने का नाम नहीं लिया, जबकि बड़ी संख्या में बढ़ा है। अगर हम आंकड़े देखें, लॉकडाउन से पहले जिस समय ताली और थाली बजाई गई थी उस समय संख्या क्या थी, और लॉकडाउन इतना पूरा हो गया है। अब सरकार को तय करना है कि आगे कैसे लॉकडाउन खुलेगा, किस तरीके से क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। मेरा सवाल अखिलेश जी ये है कि लॉकडाउन अच्छा है या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, आपकी राय क्या है? मैंने सुझाव उस समय अगर लेते, अब तो लाखों लाख लोग बीमार से गंभीर हैं और अब तो आप ही कह रहे हैं, आपका मतलब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। पहले ये कहते थे कि लॉकडाउन रहेगा तो ये बीमारी नहीं बढ़ेगी, हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। अब वही एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमें और आपको अब कोरोना और कोविड-19 के साथ जीना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने गलत कहा था या आप आज सच बोल रहे हैं। इसलिए सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास एक्सपर्ट हैं, सरकार के साथ आईसीएमआर हैं, सरकार के साथ पूरे के पूरे मेडिकल फील्ड के बड़े बड़े जानकार लोग हैं। उनकी जो राय है वो तो सरकार को करना चाहिए। तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार ने जो किया वो एक्सपर्ट की राय पर किया, जानकारों की राय पर किया, और उन जानकारों ने जब राय बदली तो सरकार ने भी राय बदली। तो सरकार को उन एक्सपर्ट्स को सामने लाना चाहिए और सरकार ये कहे कि हाँ, ये एक्सपर्ट थे, इनका ये सुझाव था, इसलिए हमने ये लॉकडाउन किया। और लॉकडाउन इसलिए भी किया कि इस तरीके से बीमारी को रोका जा सकता है। लेकिन तमाम जो आज लोग चर्चा कर रहे हैं, अखिलेश जी, आपकी लॉकडाउन की तैयारी नहीं थी। बहुत बड़ी तादाद में संक्रमित हुए हैं मरीज, आदमी लोग, इंसान, और जिन लोगों ने लॉकडाउन किया वहां पे लॉकडाउन की वजह से संक्रमण को फैलने में कमी मिली है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि लॉकडाउन जब था तब क्या था, तब हम 3 दिन के डबलिंग रेट पे थे। आज हम 60 दिन के बाद करीब 14 दिन के डबलिंग रेट पे आ गए हैं। तो लॉकडाउन का फायदा आपको नहीं दिखाई देता क्या? ये मैंने तो तकलीफ देखी है मजदूरों की, और मजदूर किस तरीके से परेशान होकर के घर पहुंच रहे हैं। लोगों ने जान दे दी। अगर आपने लॉकडाउन किया था तो मजदूरों को रुकने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किया, और अगर रुकने का इंतजाम नहीं था तो उनको घर पहुंचाने का इंतजाम क्यों नहीं किया। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश है जिसमें 70,000 से ज्यादा बसेस हैं। देश से अगर ट्रेन मांगी जाती तो ट्रेनें मिल जाती। आखिरकार आपको ट्रेन चलानी पड़ी। आप ये ट्रेन पहले ही चला देते जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो क्या ये मजदूर घर नहीं पहुंच जाते? आपने तब चलाई जब आपके हाथ में नहीं बचा कुछ। और उत्तर प्रदेश में तो 70,000 बसें हैं। अगर ये सरकार चाहती तो एक भी मजदूर पैदल नहीं चलता, चाहे वो बढ़िया बात आप ये कह रहे हैं चाहे कि वो सरकार झारखंड को का और चाहे बंगाल का। लॉकडाउन का अनाउंसमेंट एकदम से करने की बजाय कुछ समय देना चाहिए था। 3, 4, 5 दिन का समय दे देते, बता देते कि 50-60 दिन बंद रहेगा, तो शायद मजदूर अपने आप घर पहुंच गया होता और परेशानी में नहीं होता। आप यही कह रहे हैं अखिलेश जी? सरकार को पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, चाहे वो दिल्ली की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, और समय दे करके जो अपने घर पर पहुंच सकते थे उन्हें पहुंच जाने देना चाहिए था। और इस बीमारी से जो डराया है, क्योंकि डर इतना पैदा कर दिया जिसकी वजह से मजदूर घर की तरफ चल दिया। उसे लगा कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं घर जाकर के मरूं। उसकी जेब में पैसा नहीं बचा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, झांसी की सीमा पर 9-9 दिन, 10-10 दिन मजदूर नहाए नहीं, खाना नहीं मिला उन्हें। वो इंतजार करते रहे कि घर कैसे पहुंचेंगे। चोरी छिपे वो पैदल निकल जाते थे। आपने सीमाएं सील कर दी। वो किस किस रास्ते से निकले हैं।
खेतों से निकल करके आए, पहाड़ों को चढ़ करके आए, और जब उनके सामने कुछ नहीं बचा तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल गए। तो आपका क्या लॉकडाउन था, क्या सोशल डिस्टेंसिंग थी? आपने लोगों को जागरूक नहीं किया। जिन लोगों को आप बचाना चाहते थे, आपने उन्हीं को जागरूक नहीं किया। और सरकार को कम से कम ये भरोसा पैदा करना चाहिए था कि हां, ये सरकार जो लॉकडाउन कर रही है वो आपकी मदद के लिए कर रही है। और बिल्कुल उल्टी राय आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। कुछ दिनों पहले मैंने इंटरव्यू किया था योगी आदित्यनाथ जी का इसी जगह पर, इसी एक ई कॉन्क्लेव में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों ने पूरी तरीके से मदद की, हम लोगों ने किसी भी को भी परेशान नहीं होने दिया। उन लोगों ने यहां तक दावा किया कि जो लोग लौट के आ रहे हैं उनकी हम स्किल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको यहां पर नौकरी देंगे। अब तो एमओयू भी साइन हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आपकी बात में लगता है कि कुछ भी यूपी सरकार ने कामकाज नहीं किया, तो यूपी सरकार फिर ये दावा कैसे कर सकती है कि हमने बहुत काम किया? कौन सही बोल रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार से सहयोग मांगती तो एक भी मजदूर को उत्तर प्रदेश से पैदल होकर के नहीं गुजरना पड़ता। और जहां तक सवाल रोजगार और काम देने का है और एमओयू साइन करने का है, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे मुख्यमंत्री जी एमओयू बहुत करते हैं। इससे भी पहले कई बार उन्होंने एमओयू किए हैं। अगर आपको याद हो, 4 लाख करोड़ का मुख्यमंत्री जी ने एमओयू किया था। क्या जमीन पर उतरा? उसके बाद एक और एमओयू किया, डिफेंस एक्सपो हुआ कि कितना जमीन पर उतर गया। और अब जो एमओयू कर रहे हैं, क्या कहीं वही लोग तो नहीं हैं, चोरी छिपे वही लोग एमओयू कर रहे हो जिन्होंने पहले 2 बार एमओयू किया हो? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, सबूत दीजिए। मैं सबूत तो यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं, 4 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, सरकार ये बताए कि उस एमओयू में जमीन पे कितना हो रहा। इसी तरह डिफेंस एक्सपो हुआ था जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, देश के वरिष्ठ और लोग आए थे, उस समय भी एमओयू हुआ। हम ये जानना चाहते हैं उस जमीन पर कितना उतरा। और जो पहला एमओयू हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी ने तमाम घोषणाएं की थी, उस एमओयू का जमीन पर इन्वेस्टमेंट कितना उतरा है, जो हम भरोसा कर लें इस बात का। तो आपको एमओयू से दिक्कत नहीं, आपको जानना है कि एमओयू का आगे क्या हुआ। एमओयू तो साइन करे जाएंगे ना, आप तो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपने भी एमओयू साइन किए थे। एमओयू में दिक्कत नहीं है, उसके आगे क्या हुआ ये आप जानना चाहते हैं। मुझे एमओयू से कोई नाराजगी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिस भरोसे के साथ आप एमओयू कर रहे हैं, क्या वो जमीन पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? जी अखिलेश भाई, मुख्यमंत्री को हम देखते हैं, कभी वो अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, कभी आइसोलेशन वार्ड्स के पे जा रहे हैं, रोज सुबह उनकी बैठकें हो रही हैं टीम 11 के साथ, कुछ ना कुछ करते कोविड-19 से निपटते हुए यूपी की सरकार लगातार दिखाई दे रही है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है या करने की कोशिश कर रही है? मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी वही अस्पताल में गए हैं जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार ने बनाया। आज सबसे ज्यादा वही बेड उपलब्ध करा रही इंस्टीट्यूशंस जो समाजवादी सरकार में बने हुए मेडिकल कॉलेज हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमें तो खुशी है कि समाजवादी लोगों का काम ही देख रहे हैं। आज एम्बुलेंस वही काम आ रही हैं जो समाजवादी सरकार में जो शुरू हुआ था। आज पुलिस का सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम, अगर हम चाहते इसको मेडिकल सर्विसेज से भी जोड़ देते, कोविड-19 से भी लड़ने के लिए अगर हम जोड़ देते, तो शायद देश को ये उदाहरण दे सकता था उत्तर प्रदेश कि हां, पुलिस के साथ साथ हम कोविड-19 को से लड़ने के लिए भी हमारा ये रिस्पांस सिस्टम काम करता है। जी अखिलेश जी, इसी जिसको नेताजी ने बनवाया जिस अस्पताल को, वहां अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? आप क्या कर रहे हैं? हमारे सैफई में, मैं ये पूछता हूं कि सैफई में फूल क्यों नहीं बरसे? आपने सभी मेडिकल कॉलेज पे फूल बरसाए, मेडिकल ऑफिसर्स का मनोबल बढ़ाया, आपने हमारे सैफई मेडिकल कॉलेज में फूल क्यों नहीं बरसाए? आपने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में फूल क्यों नहीं बरसाए? आपने बांदा के मेडिकल कॉलेज पे फूल क्यों नहीं बरसाए? आप सवाल के झांसी के मेडिकल कॉलेज के, आप सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैं सवाल नहीं पूछ अगर रहा वो हूं, अस्पताल आपने बनवाया, बहुत अच्छा काम किया, जवाब दे रहा हूं। आप एक राजनीतिक शख्सियत है, जनता के बीच में जाना आपका काम है।
जब एक मुख्यमंत्री जा रहा है तो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री से उम्मीद क्यों ना की जाए कि उसको भी जनता के बीच में जाना चाहिए? अगर हम जाएंगे तो मुकदमे लिख दोगे, आप कहोगे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हुई है। खाना बांटेंगे तो एफआईआर लिख दोगे आप सच बताएंगे तो एफआईआर लिख देंगे हम। ना मैं आपसे डरता हूं, ना आपके मुख्यमंत्री जी से डरता हूं, ना मुकदमों से डरता हूं मैं। तो फिर क्यों नहीं गए? हमारे कार्यकर्ता लगातार खाना खिला रहे हैं और एफआईआर लिखाने के बाद भी कार्यकर्ता खाना खिला रहे हैं। मैं यही बोलने वाला था कि डिम्पल जी तो रोज खाना खिला रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। हमारे एक कार्यकर्ता जा रहा है, ऐसा क्यों? आप देखिए, आप ये बताइए जब सबसे बड़ा मजदूरों का जमावड़ा लगा था दिल्ली में, जब बसें नहीं थी, लोग पैदल चल दिए थे। आप बुलंदशहर में पता करिए, सबसे पहले सिकंदरा और बुलंदशहर में खाना कौन खिला रहा था। आगे आकर के आप देखिए अलीगढ़ में खाना कौन खिला रहा था। आप एटा में पूछिए खाना कौन खिला रहा था। आप आगरा में पता करिए, मथुरा में पता करिए खाना कौन खिला रहा था। एक्सप्रेस वे में पिछले 52 दिन से खाना कौन खिला रहा है। आज भी एक्सप्रेस वे के टोल पर कौन से कार्यकर्ता हैं जो आज भी खाना खिला रहे हैं। आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खाना खिला रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं काम कर रहे हैं। मैंने इनफैक्ट अपने मुंह से कहा कि आपकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी खुद जाके मदद कर रही हैं। मेरा सवाल अखिलेश यादव से है, एक इंडिविजुअल से है जो उस राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है, कि आप क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आप भी तो राजनीतिक शख्सियत हैं, 1 साल के बाद दोबारा चुनाव होना है। मैं दिखाई दे रहा हूं हर जगह। हम लगातार लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं। मान लीजिए एक गर्भवती महिला जो बेचारी पैदल चल करके आई थी इंदौर से, पैदल चलते चलते ललितपुर के बॉर्डर पे जब बच्ची पैदा हो गई तो कोई इंतजाम नहीं हुआ। मुझे जब जानकारी मिली, मैंने अपना कार्यकर्ता उसके घर भेजा और कहा कि मदद कर करके आओ। क्या मैं नहीं देख रहा हूं? क्या मैं नहीं काम कर रहा हूं? बिल्कुल ठीक बात है। मुझे जानकारी मिली कि इस मजदूर की जान चली गई। अगर आप लोगों ने मदद भी की है, आपने लाख रुपए दिए भी हैं, पार्टी ने उसकी मदद की है। देखा मैंने, आपकी जानकारी देखी, जैसे वो बिहार की बच्ची थी उसको दिया आपने। बिल्कुल, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। आप शायद मेरे सवाल को तो जानबूझ के छोड़ देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूं जो सवाल आप पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब ही दे रहा हूं। मैं यहां बैठ करके लगातार अपनी पार्टी के कुछ नेताओं से, कुछ कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में हूं। कहां खाना खिलाना है, कहां पहुंचाना है, हमें अगर जानकारी मिल रही है तो कैसे निकाल करके लाना है। मैं जानता हूं सूरत में हमारा मजदूर फंसा था, उसने कहा कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत है। हमने संपर्क करा, हमारे लोगों ने उसकी मदद कराई, उसको बाहर निकाला। हम गाना बजाना नहीं चाहते हैं, हम मदद कर रहे हैं बैठ करके। तो ये क्या काम नहीं है मदद करना? तो वो अजय लल्लू जो कर रहे थे, आगरा में जाकर गिरफ्तारी दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब गाना बजाना कर रहे थे, नाटक कर रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष? नहीं, वो अच्छी बात है, वो लड़ रहे हैं, उनको लड़ना चाहिए और लड़े। मैं तो कहूंगा उनसे। आप कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते कि गाना बजाना लगे, और अजय लल्लू जाके पुलिस को चुनौती देते हैं तो आप बोल रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। आप दो विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी बंद कर दो खाना खिला रहे हैं जो। क्यों नहीं बंद कर रहे हैं आप? एफआईआर दर्ज करके क्यों छोड़ दिया आपने? बताओ, मेरठ में एफआईआर दर्ज है कि नहीं दर्ज है? अलीगढ़ में एफआईआर दर्ज है कि नहीं दर्ज है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एफआईआर से डर रहे हैं? करिए उनको। आप सरकार से पूछते हो कि क्यों नहीं गिरफ्तार? अजय लल्लू तो नहीं डरे। सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं में 4-4, 5-5 एफआईआर लिखी, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं आप? करिए गिरफ्तार। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो विपक्ष के नेता मेरठ में है, मेरठ में हमारे कार्यकर्ताओं पे मेरठ में हमारे कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज है, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं आप? अच्छा, अलीगढ़ में हमारे कार्यकर्ताओं पे खाना खिलाने पे एफआईआर है, तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं आप? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कार्यक्रम देख रहे होंगे यूपी सरकार के लोग, करिए गिरफ्तार। वो करेंगे फैसला, आपकी बात को सुनेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अखिलेश जी, आगे बात को आगे बढ़ाता हूं। आप भी क्या सरकार के एजेंट हो गए?
मैं तो जो कर रहा हूँ लाइव कर रहा हूँ सर आपके अभी सामने। एक कार्यकर्ता ने सच लिख दिया सीतापुर में। मैं तो सब सामने कर रहा हूँ सर, लाइव कर रहा हूँ। मैं बता दूं, अभी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप समाजवादी पार्टी के नेता बन रहे हैं, आप नहीं बता पाए कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं अस्पतालों में, आप क्यों मदद नहीं कर रहे हैं। आप मुझे एजेंट बोल के क्या क्या मिल जाएगा अखिलेश भाई आपको? ये मेरे आगे बढ़ते हैं अखिलेश भाई, आपकी इजाजत हो तो। मैं ये कहता हूं, बहुत से मुद्दे हैं, बोलिए। अच्छा नहीं, अभी मैं कहता हूं, बोलिए। सीतापुर में अभी एक कार्यकर्ता ने सच दिखा दिया, उसको जेल क्यों भेज दिया आपने? सीतापुर में एक पत्रकार ने सच दिखा दिया, जेल भेज दिया आपने। एक ने कहा कि दूध में पानी मिला दिया, आपने उसको एफआईआर दर्ज की, जेल भेज दिया। अरे ये सरकार है, बीमारी को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया। दुनिया में कहां बीमारी क्रिमिनलाइज है ये बताइए आप मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। आपने मजदूरों की जान ले ली, जो मजदूर सड़क पे चल रहे थे। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आप क्या ये जो हजारों मजदूर भूल जाएंगे जो सड़कों पर चले हैं, जो बंद रहे जानवरों की तरह पर? क्या आपने कभी दिखाया कि ललितपुर में गौशाला के अंदर इंसान और जानवर एक साथ बनते हैं? क्या आपने दिखाया कभी? अब आगे बढ़ता हूं, मेरे ख्याल से आप अपनी बात कह चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो विपक्ष के नेता हैं, ये सरकार की मदद करने के लिए बसें देने की बातें करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम आपको बसें दे देंगे, लाके राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी कर दी बसें, आगरा भरतपुर बॉर्डर पे। इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? इस कदम को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार पर 70,000 से ज्यादा बसें हैं, जिसमें सरकारी बसें हैं, जिसमें स्कूल की बसेस हैं, प्राइवेट बसेस हैं। अगर सरकार चाहती तो 70,000 से ज्यादा बसें लगा देती, एक भी मजदूर को पैदल नहीं चलना पड़ता। और जहां तक सवाल बस लगाने का है, चाहे वो राजस्थान सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, मैं ये जानना चाहता हूं, जिस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने बच्चों को निकाला था कोटा से, उस समय मजदूर और गरीबों के लिए बस क्यों नहीं लगाई गई? केवल मेरा इतना सवाल है। और उसके 1 महीना गुजर जाने के बाद और कुछ दिन गुजर जाने के बाद आप बस की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए सवाल हमारा सरकार से है, हमारे किसी दल से नहीं है कि वो राजनीति कर रहा था कि नहीं राजनीति कर रहा था। जब आप बच्चों के लिए राजस्थान में बस लगा सकते हैं, दोनों सरकार मिलकर काम कर सकती हैं, तो आप पर 70,000 बसें थीं और उससे ज्यादा ही बसें होंगी। इसका मतलब आपने उत्तर प्रदेश के जो जगह इसका मतलब मजदूर यूपी और राजस्थान, उनको क्यों नहीं निकाला? दोनों जगह की सरकार है, एक जगह कांग्रेस एक जगह बीजेपी, वो बस के नाम पर राजनीति कर रही थी। समाजवादी पार्टी का ये बड़ा इल्जाम है इन दोनों सरकारों पर। मुझे कभी कभी लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता एक है, दोनों का रास्ता एक है। पर आप तो प्रियंका गांधी का समर्थन करते हैं, आपने उनके समर्थन में ट्वीट किया। वो बहुत पुरानी बात है। तो अब करते कि नहीं करते? इन दिनों में नाराजगी हो गई है फिर से क्या? बहुत पुरानी नहीं, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को राहत कैसे मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे, जनता को नई सरकार मिले, ये समाजवादियों का लक्ष्य रहेगा। तो इस नई सरकार के स्वरूप में क्या कांग्रेस पार्टी है साथ में? गठबंधन है कोई? समाजवादी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे दलों को एडजस्ट करेगी। छोटे दल मतलब शिवपाल जी यादव चाचा जी को घर वापस लेके आएंगे? छोटे दलों को अपने साथ रखेगी। शिवपाल यादव जी वापस घर लौटेंगे? चाचा को जो नोटिस मिला था, उस नोटिस में कुछ कमी थी, उस नोटिस को दूर करेंगे। और अगर लोकल एडजस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन गठबंधन नहीं किया जाएगा। एडजस्टमेंट किया जा सकता है, गठबंधन नहीं। अगर एक चाचा बोले कि मुझे वापस आना है पार्टी में, तो सम्मान देके वापस बुलाएंगे? कोई पद देंगे उनको पार्टी में? पार्टी में पद क्या, पहले तो पार्टी ही उनकी एक है, उस पार्टी को एडजस्ट कर लिया जाएगा जसवंत नगर सीट पर। अच्छा, वो सीट मतलब आप छोड़ देंगे उनके लिए? आप मतलब उनको समाजवादी पार्टी में मूल रूप में लेकर नहीं आएंगे, पर उनकी मदद कर देंगे आप, अपना कैंडिडेट ना खड़ा करके? वो अभी चुनाव बहुत दूर है, अभी चुनाव में समय है। जी अखिलेश जी, अभी सोनिया जी ने एक बैठक की विपक्ष के नेताओं की। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग
नहीं गए या आपको बुलाया नहीं गया? क्या हुआ उस बैठक के दौरान? समाजवादी पार्टी अपना उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और समाजवादी पार्टी अभी किसी भी दल के साथ नहीं है। अपना संगठन, अपनी ताकत खुद बना रही है और समय समय पे जो सुझाव देना होता है समाजवादी पार्टी अपना सुझाव दे रही है और कांग्रेस और बीजेपी से दूरियां बराबर बना के काम करेगी समाजवादी पार्टी। समझ गया, इसीलिए आप सोनिया जी की बैठक में नहीं गए। पर मुझे आपको नहीं लगता कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार कोविड-19 को निपट नहीं पा रही है, जो कि आप लगातार कह रहे हैं, वही बात प्रियंका गांधी कहती हैं, वही बात बहन मायावती कहती हैं, आपकी बुआ जी, आप तीनों को मिलकर एक सामूहिक तौर पर रणनीति बनानी चाहिए योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए। कम से कम कोविड-19 के मामले में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए विपक्षी नेताओं की। मैंने कई बार कोशिश की कि सरकार को यह कहा जाए कि विधायक और तमाम एमएलसी को सुझाव देना चाहते हैं, अपना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं और किस तरीके से सरकार मदद नहीं कर पा रही है, लेकिन सरकार सदन को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार कुछ सुझाव चाहती है तो समय समय पर हम समाजवादी लोगों ने सरकार को सुझाव दिया है। कोविड-19 से लड़ने के लिए अगर किसी तरह का सहयोग सरकार चाहेगी तो सरकार सहयोग करेगी, लेकिन सरकार अगर गरीबों का अनदेखी करेगी, मजदूरों के साथ भेदभाव करेगी और जात के आधार पर फैसला लेगी तो कभी भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल फिर से वही है कि आप तीनों पार्टियों को एक साथ मिलकर रणनीति नहीं बनानी चाहिए? जैसे केंद्र में सोनिया गांधी बना रही हैं, वो धुरी अखिलेश यादव क्यों नहीं बन सकते हैं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए? क्या इतने अधिक तनाव आ चुके हैं आप लोगों के बीच में? ये कई एक्सपेरिमेंट समाजवादी पार्टी कर चुकी है। हमारे तमाम लीडर्स का सुझाव है, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं का सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी दल के साथ इस तरह का गठबंधन बड़े दल से नहीं करना है। हमारे छोटे दल हैं, उनको साथ लिया जा सकता है, उनको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन बड़े दलों के साथ अब समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी, वक्त निकाले, जुड़े हमारे साथ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद। और बहुत साफ बोल के गए कि अब समाजवादी पार्टी किसी गठबंधन में बड़ी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगी। हमको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में चुनाव होने हैं और उसके पहले अभी तो 20 साल, इनफैक्ट 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, और इसीलिए अब अभी से रूपरेखा उत्तर प्रदेश की सरजमी पर राजनीति की तय होती जा रही है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार एबीपी ईस्ट शिखर सम्मेलन जारी है।